आज हम आपको ज़िंदगी और मौत की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह लुइस ज़ैम्परिनी की एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम लुइस ज़ैम्परिनी है। यह बहुत शरारती है। यह बचपन में ही शराब सिगरेट पीता है। इसके माँ बाप इसे बहुत मारते हैं, फिर भी इसका उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। इसका बड़ा भाई जिसका नाम पीट है, वह बहुत सीधा है। एक दिन लुइस शराब पीते पकड़ा जाता है तो वह वहाँ से भागता है, तो पीट उसे देख लेता है। बाद में पीट उसके पास जाता है तथा कहता है कि आप रनर बन जाओ। लुइस कहता है, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। पर पीट उसे मोटिवेट करता है। फिर ये अभ्यास करते हैं। एक दिन लुइस के स्कूल में एक रेस का कंपटीशन होता है जिसमें लुइस भाग लेता है। शुरू में वह तेज़ नहीं दौड़ता, पर बाद में पीट उसे फिर से मोटिवेट करता है तो वह अपनी स्पीड बढ़ाता है और कंपटीशन जीत लेता है। उसे खुद पर थोड़ा विश्वास हो जाता है। वह बाद में फिर से अभ्यास करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लुइस भागते भागते बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर वह कई कंपटीशन में भाग लेता है और जीतता भी है। एक बार वह इतना तेज़ दौड़ता है कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है। इसी आधार पर उसे ओलंपिक में सेलेक्ट कर लिया जाता है। बाद में वह ओलंपिक के लिए चला जाता है। इस ओलंपिक में वह शुरू में तो अपने पहले स्कूल रेस कंपटीशन की तरह ही दौड़ता है, पर जब आखिरी राउंड होता है तब उसे अपने भाई की बात याद आती है और वह इतना तेज़ दौड़ता है कि लास्ट राउंड में वह एकदम पहले आ जाता है। ओलंपिक में विजय के साथ साथ वह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, क्योंकि लास्ट राउंड में वह लास्ट से फर्स्ट आ जाता है, वो भी इतने कम समय में। यह लुइस ने आज तक ना किया हुआ कार्य किया है। यह 1936 का ओलंपिक था, पर 1940 में टोक्यो का ओलंपिक उसके लिए एक सपना ही रह गया, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार 2 हुआ, जिसके कारण यह खारिज हो गया। बाद में हमें देखा जाता है कि लुइस एक अमेरिकन सेना में भर्ती हो चुका है। उसके साथ 2 और लोग थे और ये मिलकर जापान के एक कैंप पर फ्लाइट से बम गिराते हैं। यह मिशन सफल तो रहता है, पर वापस आते समय उनका प्लेन डैमेज हो जाता है, पर वह खतरनाक लैंडिंग कर बच जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लुइस रनिंग कर रहा है, उसका एक दोस्त जीप में धीरे चल रहा है। कुछ समय बाद कुछ और दोस्त आते हैं और बताते हैं कि हमें कुछ लोगों को समुद्र में ढूंढने के लिए जाना है। फिर वह उसी प्लेन को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं, पर दुर्भाग्यवश उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और समुद्र में डूब जाता है। लुइस और उसके 2 साथी बचते हैं, बाकी सब इस हादसे में मारे जाते हैं। यह तीनों एयरबोट के साथ प्लेन से निकलने में सफल रहते हैं। अब ये तीनों अथाह समुद्र के मध्य फंस चुके हैं। लुइस के साथ 2 दोस्त और हैं जिनका नाम मैक और फिल है। इनकी बोट में कुछ इमरजेंसी खाना होता है जिसमें कुछ चॉकलेट और एक पानी की बोतल होती है। वे उन्हें थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि इस अथाह समुद्र में वे कब आज़ाद होंगे कोई नहीं जानता। अगले दिन लुइस देखता है कि सारी चॉकलेट मैक खा चुका है। वह उसे डांटता है। फिर उन्हें एक प्लेन आसमान में दिखाई देता है, पर उनके सिग्नल देने पर भी वह उन पर ध्यान नहीं देता और निकल जाता है। फिर उनकी उम्मीद और टूट जाती है। वे भगवान को याद करते हैं कि वह उनकी मदद करे। जितने में एक बड़ा सा पक्षी आकर उनकी बोट पर बैठता है। वे भूखे थे, इसलिए उनके पास उसे मारने के अलावा कोई भोजन नहीं था। फिर वे उस पक्षी को मार कर खाते हैं। वह उन्हें हजम नहीं होता और उन्हें उल्टी हो जाती है। फिर वे समुद्र से मछलियाँ पकड़ कर खाते, पर उनके पास पानी नहीं था। समुद्र का पानी खारा था, इसीलिए वे बीमार हो जाएंगे। उसी रात समुद्र में तूफान आ जाता है और उनकी बोट उलटने लग जाती है। वे घबरा जाते हैं, पर बाद में बारिश होती है और वे कई दिनों से पानी पीते हैं और कुछ इकट्ठा भी करते हैं। अब समुद्र में उन्हें 27 दिन हो चुके हैं। इतने दिन बाद उन्हें एक प्लेन दिखाई देती है, पर जब वे उन्हें सिग्नल देते हैं तो वे उन पर गोलियां चला देते हैं, क्योंकि यह प्लेन जापानीज था। वे समुद्र में कूदकर उन गोलियों से बच जाते हैं, पर उनके बोट में गोली के कारण छेद हो जाते हैं। एक बोट को वे रिपेयर कर लेते हैं। अब उनके पास एक ही बोट बचा है। उस बोट पर तीनों एक साथ रहते हैं। धीरे धीरे उन्हें समुद्र में 45 दिन हो जाते हैं और मैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इन परिस्थितियों को सहन ना करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वे मैक की लाश को समुद्र में छोड़ देते हैं। अब ये 2 बचते हैं। कुछ दिन बाद जापानीज शिप उन्हें देख लेता है। वे उसे एक कैंप में ले जाते हैं। वहाँ के हेड को लुइस के बारे में पता होता है कि यह एक ओलंपिक प्लेयर है। इसे यह सब एक पुराने न्यूज़पेपर से पता चलता है। वे वहाँ पर लुइस और उसके साथी फिल को बहुत सताते हैं। कुछ दिन वहाँ रखकर उन्हें एक बड़े कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ पर लुइस जैसे कई अन्य अमेरिकन पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 का टाइम है, इसलिए जापानीज के लिए अमेरिकन दुश्मन है। वहाँ के कैंप का हेड कॉर्पोरल वटनामी है, जो कि बहुत ही क्रूर और निर्दयी इंसान है। वह वहाँ के कैदियों को बहुत मारता है। लुइस की नज़रें उसकी आंखों में होती है।
वह उसे डंडे से मारता है। लुइस फिर भी खड़ा होकर उसकी आंखों में देखता है। वह वियतनामी फिर उसे मारता है और कहता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। इस कैंप की क्रूरता देखकर किसी की भी आंखों में पानी आ सकता है। इसके बाद वह सभी सोने की जगह पर चले जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदी होती है। अगले दिन वह सबको कहता है कि तुम में से एक ओलंपिक प्लेयर है। वह कौन है? लुइस हाथ खड़ा करता है। बाद में वह उसकी एक अन्य कैदी के साथ रेस करवाता है। लुइस बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वह थोड़ी देर भागकर गिर जाता है। लुइस को वियतनामी फिर मारता है और कहता है कि तू ओलंपिक के लिए लायक नहीं है। रात को भी वह लुइस को बहुत मारता है और उससे बताया जाता है कि तुम्हारे माता पिता कह रहे हैं कि तुम मर चुके हो, क्या तुम उन्हें बताना चाहोगे कि तुम जिंदा हो? लुइस हाँ कर देता है और अपने परिवार वालों से बात करता है। वह उन्हें नहीं बताता कि उसे बहुत मारा जाता है। फिर उसे ऑफर दिया जाता है कि जो भी मैं तुझे अमेरिका के बारे में कहूँ, तुझे उसे रेडियो पर बोलना होगा। अगर तूने ऐसा किया तो हम तुम्हें कैंप में नहीं भेजेंगे। लुइस कोई गद्दार इंसान नहीं है, इसलिए वह अपने देश की बदनामी करने से मना कर देता है और वापस कैंप जाना स्वीकार कर लेता है। वापस आने पर वियतनामी लुइस को पकड़ लेता है और हाथ बांधकर सभी से कहता है कि आप एक एक करके आओ और इसे मारो। बाकी हजारों कैदी ना चाहते हुए भी उसे मारने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉर्पोरल वियतनामी का ट्रांसफ़र किसी और कैंप में हो गया है। इससे सभी खुश हो जाते हैं, पर उनकी किस्मत में अंधेरा ही लिखा था। किसी हमले के कारण वह कैंप ध्वस्त हो जाता है और उनका ट्रांसफ़र किसी अन्य कैंप में कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर उस नए कैंप का इंचार्ज आता है तो लुइस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह वियतनामी का ही कैंप था। दोनों का ट्रांसफ़र एक ही कैंप में वापस हो जाता है। वह लुइस को फिर मारता है और वहाँ पर उन्हें एक नाव से कोयले को ट्रांसफ़र करना होता है। वह काम पर लग जाते हैं। तभी एक कैदी का पैर फिसल जाता है और वह सीधा नीचे गिर जाता है तथा उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सभी डर जाते हैं। कुछ समय बाद एक सैनिक लुइस को धक्का देकर गिरा देता है। उसे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, फिर भी वह उठकर वापस काम पर लग जाता है। वह जख्मी था, इसलिए थोड़ी देर रुक जाता है तो वही सैनिक जिसने उसे धक्का दिया था वह लुइस को पकड़कर वियतनामी के पास ले जाता है। अब यह सीन इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन है, क्योंकि इस हालत में वियतनामी लुइस से एक भारी भरकम लकड़ी उठाने को कहता है। लुइस जैसे तैसे करके उसे उठा लेता है तो वह सैनिक को ऑर्डर देता है कि यदि ये लकड़ी को नीची करे तो इसे गोली मार देना। थोड़ी देर बाद उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। सब अचानक काम छोड़कर उसकी ओर देखते हैं। लुइस को अपनी भाई की बातें अचानक याद आती है और वह पहली बार कैंप में ज़ोर से चिल्लाता है और इस लकड़ी को सिर से भी ऊपर तक ले जाता है। वह वियतनामी की आंखों में घूरते हुए देखता है तो वियतनामी गुस्सा होकर उसे मारता है। वह लकड़ी नीचे फेंक देता है, फिर भी वियतनामी उसे क्रूरता से मारता है। वह वहाँ पर सारी रात बिना उठे पड़ा रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वार 2 एंडिंग पर है, इसलिए उन्हें अपनी नदी में स्नान करने का मौका दिया जाता है। तभी उन्हें एक अमेरिकन प्लेन दिखता है जो उन पर ड्रॉप छोड़ता है, जिसमें उनके लिए खाना होता है। वह खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। अब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो चुका है और ये सब आज़ाद है। लुइस जाने से पहले वियतनामी से एक बार मिलने जाता है, पर वह अपने कमरे में नहीं होता, वह वहाँ से जा चुका होता है। वह वहाँ पर उसकी बचपन की फ़ोटो देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब लुइस अमेरिका आकर अपनी ज़मीन को चूम रहा है और यहीं पर इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाता है। बाद में बताया जाता है कि लुइस 80 साल की उम्र में ओलंपिक की मशाल लेकर ओलंपिक में दौड़ने का अपना सपना पूरा करता है। यह थी ज़िंदगी और मौत की एक सच्ची कहानी। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।